हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ भक्ति। तो स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे नस्ट इक्वेशन। बाकी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टूडेंट्स हमने इसकी 5 वीडियोस बना ली हैं और 5 वीडियोस आप उनको 1 बाय 1 देखना और उसमें आपके सारे टॉपिक मैंने कवर करा दिए हैं स्टूडेंट्स। लेकिन आज वाले इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे नस्ट इक्वेशन। तो बेसिकली हम लोग देखेंगे कि नस्ट इक्वेशन जो आपकी जो दी गई थी वो क्यों दी गई थी, किस साइंटिस्ट ने दी थी और उसका रीजन क्या था। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम बात करते हैं नस्ट इक्वेशन के बारे में। तो नस्ट इक्वेशन में हम लोगों को बेसिकली क्या देखना है स्टूडेंट्स कि जैसे हमें नॉर्मली लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कोई भी जो सेल होता है तो सेल में जो आप इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन लेते हो उसमें सपोज दैट हमने ये कोई हाफ सेल लिया और इसके अंदर हमने इसमें क्या लिया, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन क्या लिया हमने, जो हमने मेटल रॉड इसमें डिप की थी हमने उसी का इसमें क्या लिया था स्टूडेंट, सॉल्यूशन लिया था। सपोज दैट ये हमारी कॉपर मेटल है तो हमने इसमें किसका सॉल्यूशन लिया था, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था, राइट। तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने क्या देखा कि अब नस्ट इक्वेशन यहाँ पे क्या बताती है कि जो यहाँ पर सॉल्यूशन आपने लिया है उसकी जो कंसंट्रेशन है उसी पर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन को मेटल लूज करेगी या फिर उसको गेन करेगी। तो डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन, राइट। तो हम लोग इसमें यही डिस्कस करेंगे कि जो आप कोई भी आप सेल हाफ सेल लेते हो उसमें जो आप मतलब जिस मेटल का इलेक्ट्रोड लेते हो, ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन लूज होगा या फिर गेन होगा वो डिपेंड करेगा आपकी इस इलेक्ट्रोलाइट इन इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पर, राइट स्टूडेंट्स। तो हम इसमें सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि नस्ट इक्वेशन हमें क्या बताती है। नस्ट इक्वेशन बताती है द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस, राइट। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे लिखनी है स्टूडेंट्स। क्या लिखेंगे हम लोग कि टेंडेंसी ऑफ मेटल राइट, टेंडेंसी ऑफ मेटल ऑफ गेन और लूज, मतलब मेटल की टेंडेंसी जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी या गेन करेगी, वो किस पर डिपेंड करेगा, इसकी कंसंट्रेशन पर, राइट। तो हमने क्या लिखा, लूज इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, दैट स्टूडेंट्स कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पर डिपेंड करेगा ये आपका कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन। मतलब बात वही है कि भाई आपके जो सॉल्यूशंस है, सॉल्यूशंस में आयंस कैसे हैं, आयंस कितने प्रेजेंट है उसमें, ठीक है। तो सॉल्यूशन की मतलब सॉल्यूशन का नेचर कैसा है उस पर डिपेंड करेगा क्या, टेंडेंसी ऑफ मेटल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लूज, कि भाई मेटल आपकी जो हमने इसमें आपका ये हमने इलेक्ट्रोड यूज किया है, जो हमने मेटल की रॉड डिप की है सॉल्यूशन में, तो इस पे इलेक्ट्रॉन लूज होंगे या गेन होंगे वो किस पर डिपेंड करेगा, इस कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पर, ठीक है। तो सपोज बेटा हमने यहाँ पे देखा बेसिकली, अब हमने क्या किया, ये हमारी रॉड है, ठीक है। अब हमें कोई भी मेटल हो सकती है, यहाँ पे हम इसको एम ले लेते हैं, एक कॉमन हमने वर्ड ले लिया, ठीक है, और इसी का हमने कोई सॉल्यूशन ले लिया, तो यहाँ पे हम इसका कोई सॉल्यूशन ले लिया, सॉल्यूशन ऑफ एम यानी कि मेटल्स का, ठीक है। अब इसमें 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो भाई इसमें क्या हो जाए, या तो आपकी जो इलेक्ट्रोड है या तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या कराए, ऑक्सीडाइज कराए या फिर रिड्यूस करे। तो इसका मतलब क्या, 2 टेंडेंसी हो सकती हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे भी, या तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है या फिर इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, भी दोनों टेंडेंसी पॉसिबल हो सकती है ना, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या फिर गेन करेगा। तो बेटा बेसिकली हमने देखा, तो उसकी वजह से हमने कल ये पढ़ा था, हमने इसके लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इलेक्ट्रोपोटेंशियल, कि भाई इलेक्ट्रोपोटेंशियल होता क्या है। तो हमने क्या बोला, इलेक्ट्रोपोटेंशियल जो जनरेट होता है वो इन्हीं के वजह से जनरेट होता है कि मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है, गेन कर रही है, उसी की वजह से तो आपका क्या होता है, जनरेट इलेक्ट्रोपोटेंशियल। तो इन दोनों के लूज और गेन करने से क्या जनरेट होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर स्टूडेंट्स। अब इलेक्ट्रोपोटेंशियल आपका 2 टाइप का हो सकता है, हम लोगों ने ये पढ़ रखा है। यदि ऑक्सीडेशन के थ्रू हो रहा है तो हम उसे बोलते हैं क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, हमने यही तो पढ़ा था। और अगर रिडक्शन के थ्रू हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है।
भाई ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, पीछे पढ़कर आए हैं कि भाई किसी मेटल का जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन के अकॉर्डिंग जो आपका पोटेंशियल जनरेट होगा उसको हमने बोल दिया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और जो पोटेंशियल आप रिडक्शन के अकॉर्डिंग जनरेट हो रहा है तो उसको हमने बोल दिया रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो वो चीज़ हमने पीछे पढ़ ली थी स्टूडेंट्स। ठीक है, अब बात ये आती है कि चलो अब उसके बाद हमने हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेटा एक चीज़ और देखोगे कि आपका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है इसको हम मेजर करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पोटेंशियल से, भाई जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं SHE, यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पोटेंशियल जो होता है उससे हम क्या किसी भी मेटल का हम फाइंड कर सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब बात ये आती है कि अगर हम इस सॉल्यूशन की, अब नस्ट इक्वेशन क्या बताती है, नस्ट इक्वेशन कहती है, नस्ट ने बताया कि अगर हम इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को वेरी करते हैं तो क्या इसमें इसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल वेरी होगा या नहीं होगा। वही चीज़ उसी बेस पर हमारी ये नस्ट इक्वेशन आपकी दी गई, तो हम वही लिखेंगे कि भाई अगर आपने इसका सॉल्यूशन, इसका कंसंट्रेशन, इसका जो कंसंट्रेशन है उसको आपने वेरी किया, उसको चेंज किया, तो फाइनली इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी चेंज होगा, राइट। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है। ठीक है, तो इसके बाद हम लिखते हैं, इसमें अगला पॉइंट है बेटा हम लोगों का कि इफ़ वेरी द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन देन चेंज द इलेक्ट्रो पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड, राइट। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, अगर हम इसका कंसंट्रेशन चेंज करें लिखेंगे हम इफ चेंज कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, राइट। देन फाइनली क्या होगा बेटा, देन तो कैसे, तो ये नस्ट इक्वेशन क्या बताती है कि जब आप इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन चेंज करोगे देन हाउ वेरी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो कैसे वेरी करेगा आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कितना चेंज होगा या नहीं होगा, यही को क्या बताती है हम लोगों को, नस्ट इक्वेशन हमें यही बताती है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं हाउ वेरी इलेक्ट्रो पोटेंशियल इज नोन नस्ट इक्वेशन, राइट स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी मेन बात थी बेटा नस्ट इक्वेशन की। नस्ट इक्वेशन आपको इसी बात पर दी गई थी कि अगर आप किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन चेंज करते हो तो चेंज करने पर इसमें जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल जनरेट होगा वो वेरी करेगा, चेंज होगा, वो भी चेंज हो जाएगा, इसी को हम कहते हैं नस्ट इक्वेशन। अब बेटा आपका एक नस्ट इक्वेशन हम यहाँ फाइंड करेंगे, नस्ट ने एक बेसिकली इक्वेशन दी थी उसको हम आगे मतलब सॉल्व करेंगे, फिर उससे हमारी एक इक्वेशन निकल कर आएगी। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई फाइनली आपकी। अब हम एक हाफ सेल लेते हैं और उसके लिए हम इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे, जो कि आपकी नस्ट ने दी थी। क्या दी थी वो इक्वेशन, देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे कोई हाफ सेल ले लिया, उस हाफ सेल में हमने क्या, उसमें इलेक्ट्रोड लिया किसी मेटल्स का। ठीक है, सपोज डैट हमने ये लिया यहाँ पर, ये हमारा क्या है, ये हमारा यहाँ पे हमने कॉपर मेटल का हमने इलेक्ट्रोड लिया। ठीक है, इसी का हमने क्या लिया स्टूडेंट्स, इसी का हमने सॉल्यूशन ले लिया, राइट। अब हुआ क्या फाइनली कि हमने इसको, चलो हम इसकी जनरल रिएक्शन लिखेंगे, वैसे हमने कॉपर सल्फेट लिया है इसका सॉल्यूशन, लेकिन अब होगा क्या इसमें होगा ये बेटा कि भाई इसमें रिएक्शंस क्या होगी। अब देखो सपोज डैट यहाँ पर कॉपर मेटल है, तो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि हमने पढ़ा रखा है सीरीज़ में कि कॉपर जो होती है वो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होती है आपकी, उसमें नीचे होता है, जिंक ऊपर होता है, तो कॉपर नीचे होता है, तो मतलब इसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे बेटा, सपोज डैट अगर ये रिड्यूस हो रही, इसका रिडक्शन हो रहा है, भाई कॉपर का तो मोस्टली रिडक्शन पढ़ा है हम लोगों ने, गैल्वेनिक सेल में भी देखा था है ना, तो इसमें क्या होगा, Cu अगर 2 इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करके Cu में चेंज होता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, फाइनली अब यहाँ पर हम इसको चलो एक कॉमन रिएक्शन ले लेते हैं, कॉमन मेटल लेते हैं, M+2 इलेक्ट्रॉन, तो हमारा M में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे हम रिडक्शन हो रहा है हमारा। अच्छा, बेसिकली आपने पढ़ रखा है कि आपने ये भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कॉपर और जिंक में कॉपर का ही रिडक्शन क्यों होता है, क्योंकि कॉपर जो है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक से नीचे है,
जिंक से नीचे है तो उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, और जिंक आपका सीरीज में ऊपर है तो उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब नस्ट ने जो अपना इक्वेशन दिया, सपोज कि हमारे पास हाफ सेल है, इसमें हमने कॉपर लिया, कॉपर का इसी का हमने सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट लिया, इसमें आपकी रिएक्शन हो गई, कॉपर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। अब इसके लिए नस्ट ने हमें क्या इक्वेशन दी वो हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए नस्ट ने हमें इक्वेशन दी थी कि इसके लिए इक्वेशन थी बेटा, वो थी ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, राइट। अब ई सेल किसके लिए हम फाइंड करेंगे यहाँ पे, मेटल के लिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे m प्लस एन अपॉन m, यानी कोई मेटल हो सकती है आपकी, उसका प्लस n उसके मतलब कितना उसका चार्ज है, और एक आपकी न्यूट्रल। फिर एक उसके लिए उन्होंने ई नॉट बोला, ई नॉट m प्लस एन m, ठीक है। फिर उन्होंने बोला प्लस RT NF LN, ठीक है, ये उन्होंने बोला RT NF LN। फिर इसके उन्होंने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पर जो मेटल आपका प्लस चार्ज होगा, सपोज दैट कॉपर आपकी Cu में हो रही है, तो आपको यहाँ पे M प्लस N अपॉन M न्यूट्रल वाला हो गया। तो ये बेटा बेसिकली इक्वेशन किसने दी थी, ये इक्वेशन नस्ट ने दी थी, ठीक है, किसी भी हाफ सेल के लिए जब उसमें क्या हो रहा है, आपका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब इसको बेसिकली हम देखेंगे कि भाई यहाँ पर चलो हमने यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर मेटल्स के लिए M ले लिया, अगर हम कॉपर के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ई सेल कॉपर प्लस 2 ऑब्लिक कॉपर ई नॉट, ठीक है, कॉपर प्लस 2 कॉपर प्लस RT NF LN कॉपर प्लस 2 ब्रैकेट में अपॉन में कॉपर। ये हमारी इक्वेशन हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी यही इक्वेशन है, बस यहाँ पर हमने M प्लस N की जगह कॉपर ले लिया है हर जगह, और कोई चेंजिंग नहीं किया है। ये इक्वेशन आपकी किसने दी थी, ये इक्वेशन आपकी नस्ट ने दी थी, राइट, नस्ट ने इक्वेशन दे दी। अब देखो इसी इक्वेशन से हम लोग इसका फाइंड करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे और इसमें देखेंगे क्या इसका हमारा वैल्यू निकल कर आता है। तो फाइनली देखो स्टूडेंट्स, अब आपने क्या देखा, हाँ मैं आपको एक बात बताना भूल गई, जो हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपोटेंशियल में हम जो रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं किसी मेटल्स का, उसमें क्या करते हैं, हम इसकी कंसंट्रेशन 1m ले लेते हैं। जब आप कंसंट्रेशन किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1m 1 मोलर लेते हो तो उसको हम बोल देते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो वही चीज़ मैं आपको बताना भूल गई। अब देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसमें हम लोग ये करेंगे कि इसको हम सॉल्व करेंगे। तो कोई यहाँ पे R क्या है, T क्या है, N क्या है, F क्या है, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे और सबकी वैल्यू उसमें पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी, राइट स्टूडेंट्स। जिसको हम रफ करते हैं फटाफट से। तो हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे जल्दी से, यहाँ पे अब देखो इसमें आपका बेटा R क्या है, R आपका क्या है बेटा, R आपका गैस कॉन्स्टेंट होता है, कितना वैल्यू होता है इसका 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, यही इसका यूनिट होता है। यहाँ पर T क्या है बेटा, T आपका टेम्परेचर है, इसका वैल्यू कितना है 298 केल्विन, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल आपका टेम्परेचर कितना होता है 28 और उसको हम चेंज करेंगे केल्विन में तो 298 हो जाएगा आपका, राइट। नेक्स्ट हमारा है F क्या है बेटा, इसमें देखो R हो गया, T हो गया, F क्या है, F को बोलते हैं बेटा हम लोग फैराडे कांस्टेंट, राइट स्टूडेंट्स। इसका वैल्यू कितना होता है ये भी लिख लो 9650 कूलाम, ठीक है, ये इसका वैल्यू हो गया। अब बेटा हमारा क्या बचा N क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का रिडक्शन हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन आपके जुड़ रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन आपके लास्ट में फाइनल निकल रहे हैं। तो N बेटा यहाँ पे क्या होते हैं नंबर ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं रिडक्शन की, भाई हमने जो इक्वेशन लगाई है वो हमने लगाई रिडक्शन के लिए, भाई कॉपर का यहाँ पे क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर रिडक्शन में क्या होंगे इलेक्ट्रॉन आपके गेन होंगे, लूज तो होंगे नहीं। तो N इज इक्वल टू क्या है नंबर ऑफ गेन्ड इलेक्ट्रॉन। ये सारी बातें बेटा हमने डिस्कस कर ली। अब बेटा इसके बाद हमारा क्या बचा, यहाँ पर Cu, अब चूंकि हम कॉपर के लिए फाइंड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे Cu+2, तो यहाँ पे Cu+2 क्या है बेटा, Cu+2 इज इक्वल टू आपका कॉपर आयंस कंसंट्रेशन, मतलब कॉपर की कंसंट्रेशन आयंस के फॉर्म में, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ आयन, क्लियर बेटा।
और बेटा CU क्या है यहाँ पर, ये जो CU हमने किया है भाई, CU तो आपका मतलब रिड्यूस होने से पहले है CU+2, अब बाद में ही रिड्यूस होने के बाद कैसा हो जाएगा CU में कन्वर्ट। तो उसको रफ कर देते हैं हम जरा सा ऊपर वाला। तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, CU हमारा क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर, कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर। और आपको पता है कि कॉपर जो आपका होता है वो सॉलिड स्टेट्स में होता है, मेटल है। तो यहाँ पर इस वजह से हम इसकी कंसंट्रेशन कितनी लेते हैं बेटा, यहाँ पर 1 यूनिटी लेते हैं इसको हम, किसमें, इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में जो नीचे वाला मेटल होगा ना उसकी कंसंट्रेशन 1 यूनिटी क्यों लेते हैं, क्योंकि कॉपर आपका सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में होने की वजह से इसकी कंसंट्रेशन 1 यूनिटी लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब बेटा सारी वैल्यू को क्या करोगे आप, पुट कर दो, इन सारी वैल्यू को ना इस इक्वेशन में पुट कर दो जो मैंने नीचे वाली इक्वेशन लिखी है। ठीक है, तो इसमें पुट करेंगे हम लोग। तो ये वाले इक्वेशन में अगेन यहाँ पे ऊपर लिख देती हूँ क्योंकि सारी वैल्यू हमने मतलब समझ ली है, पुट कर ली है। तो इसको देखते हैं हम लोग फटाफट से। तो देखो बच्चों, तो इसमें हमने क्या करा कि नेक्स्ट इक्वेशन में हम सारी वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारी क्या इक्वेशन आएगी, देखो फटाफट से आप लोग। मैं अगेन ये इक्वेशन लिख देती हूँ बेटा आपकी, ये वाली ई सेल किसका होगा, चलो मैं सेल नहीं लिखती डायरेक्टली लिख देती हूँ, कॉपर। ठीक है, ई कॉपर +2 कॉपर इक्वल ई नॉट कॉपर +2 कॉपर। ठीक है, फाइनली आपने क्या देखा इसमें, हाँ मैं आपको इसमें एक चीज बताना और भूल गई, चलो वो भी बता देती हूँ आगे जाके। फिर आपका प्लस RTNF, ठीक है, Ln, फिर कॉपर +2 एंड कॉपर, दोनों की कंसंट्रेशन हो गई। तो बेटा इसमें हमने ये देख लिया R क्या होता है, T क्या होता है, N क्या होता है, F क्या होता है, कॉपर +2 क्या है, कॉपर क्या, ये हमने देख लिया। अब हमने ये नहीं देखा ये E क्या है बेटा, E आपका होता है पोटेंशियल, यानी कि ये आपका है आप इलेक्ट्रो पोटेंशियल ऑफ एनी कंसंट्रेशन। ये हमारा क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो कि हमने कल लास्ट लेक्चर कल की वीडियो में हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, ऑफ मेटल एनी कंसंट्रेशन, मतलब कोई भी कंसंट्रेशन हो सकती है आपकी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा इलेक्ट्रो पोटेंशियल हो गया इसमें, क्लियर। अब ये ई नोट क्या होता है, ई नोट कॉपर +2 कॉपर, ये बेटा अगर ये नोट लग जाए तो उसको हम बोलते हैं SHE, मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब हम इसमें किसी भी मेटल्स का जब स्टैंडर्ड हाइड्रो इलेक्ट्रो पोटेंशियल से हम रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करते हैं तो उसको हम कहते हैं ई नॉट। इज दैट क्लियर। हमने इसमें ये देखा कि भाई ये सारे डिस्कस हमने कर लिया। भाई ई नॉट क्या हो गया आपका, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड हाइड्रो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से हम किसी भी मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करते हैं, वो जो वैल्यू आती है उसको हम पुट कर देते हैं इसकी जगह पे। ठीक है, ये सारा डिस्कस हमने कर लिया कि इसमें सब कुछ क्या क्या होता है। अब ये सारी वैल्यू बेटा पुट कर दो इसमें आप। ठीक है, तो सारी वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे। तो फाइनली क्या होगा बेटा कि करते हैं पुट, चलो Cu+2Cu इक्वल आपका फाइनल क्या होगा बेटा यहाँ पे, हाँ इसमें आपका ये ऐसे ही रहेगा ई नॉट Cu+2Cu और प्लस आर का वैल्यू कितना है बेटा 8.314, टी का वैल्यू कितना है 298 अपॉन एन कितना है आपका यहाँ पे, एन आपको चलो अभी एन कंफर्म नहीं है सर, वैसे 2 दिख रहा है लेकिन अभी यहाँ पे आप एन का वैल्यू पुट मत करो। एफ कितना है 9650, ठीक है, Ln Cu+2 अपॉन Cu। ठीक है, ये हो गया। अब इसको बेटा हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, इसको सॉल्व करने पे हमारा, हम सॉल्व करते हैं इसको। अभी मैं कॉपर के लिए फाइंड कर रही हूँ तो आप इसको एन का वैल्यू 2 पुट कर दो यहाँ पर, कोई इशू नहीं है। ठीक है, एन का वैल्यू 2 पुट कर ही दो यहाँ पर, क्योंकि हमें कॉपर के केस में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके गेन हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको फाइंड करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर इसको रफ करते हैं नीचे। अब देखो, अब हमने क्या देखा बेटा, इसमें इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे हम लोग, Cu+2 Cu इक्वल, तो हमारा क्या आएगा Cu+2 Cu है ना, और यहाँ पे हमारा प्लस, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कराते हैं बेटा तो हमारा इसमें आता है 0.059। ये मल्टीप्लाई आप करा के देखना तो आपको इतना ही आएगा, 0.059 आ गया हमारा ये। ठीक है बेटा, ये हमारा सॉल्व करने पर आ गया। अब नीचे हमारा क्या है, यहाँ पे नीचे हमारा ये सपोज डेट
यहाँ पे, हाँ लेकिन इसको मल्टीप्लाई करा के इससे डिवाइड करने पर 9650 से डिवाइड करने पर हमारा ये वैल्यू आता है 0.059 और यहाँ बेटा 2 हमने इसको ऐसे छोड़ दिया, ठीक है, इनटू हमारे यहाँ के बचा कॉपर +2 अपॉन कॉपर। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखो बेटा, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, चलो इतना हमारा आ गया। अब इसमें हम लोग बेसिकली देखेंगे कि हाँ अगर हमें इसको चेंज करना हो, ये बेटा हमारे यहाँ पे ln भी है, यहाँ पर इनटू में ln है, ठीक है, फिर ऊपर हमने लिखा है ना ln एंटीलॉग, तो यहाँ भी ln है आपका, तो यहाँ भी ln आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर आपका ये ln हो गया बेटा। अब इसको हम क्या करेंगे, ये जो बेटा इसमें हमने क्या किया ना, इसको डायरेक्टली कर दिया है हमने कन्वर्ट, इसको हमने डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया है आपको। चलो एक बार दोबारा से यहाँ पे मैं आपको रिपीट कर देती हूँ उस चीज़ के लिए। हम इसमें क्या करते हैं, एक बार सारे वैल्यू दोबारा से पुट करते हैं, आपको ना मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं। जैसे देखिए सपोज दैट आपका ये था ई कॉपर वाला, इसमें हमने Cu+2, ठीक है, एंड Cu, क्लियर, और फाइनली आपका E0Cu+2Cu। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसमें हमने क्या देखा बेटा, तो इसमें हमने ये देखा कि यहाँ पे जो RT का वैल्यू पुट करेंगे कितना, अब मैं ln को यहाँ पे हम एंटी लॉग में चेंज कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे इसको एंटी लॉग को लॉग में चेंज करेंगे, ln को लॉग में, तो उसके लिए हम यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा, सपोज डेट यहाँ पे पहले हमने इसमें R का वैल्यू पुट किया 8.314 इंटू T हमने पुट किया 298 अपॉन F कितना किया 9650, ठीक है स्टूडेंट्स। अब फाइनली आपने देखा कि इसमें ये वैल्यू पुट करने के बाद जो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो उसमें क्या आएगा हमारा, तो देखो बेटा अब यहाँ पर आपका, अभी फिलहाल हम इसको ln रहने देते हैं, ठीक है, और फाइनली हमारा ये आ गया कॉपर +2 अपॉन कॉपर। क्लियर? अब देखो इसमें इसको अगर हम इसको अपॉन में 2 है इसका ऑलरेडी, ठीक है, अब ये चूंकि ln में है तो इसको हमें log में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो log में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको नहीं, या मतलब log 10 करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 से, ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, Cu+2Cu इक्वल E0Cu+2 अपॉन Cu, और यहाँ पे आप जब इसको 2.303 इंटू और आप 8.314 इंटू 298 अपॉन 2 इंटू 9650, और ये आपका हो गया log 10, ठीक है स्टूडेंट्स, ये log 10 हो गया हमारा, और ये हमारा कॉपर +2 अपॉन कॉपर हमारा ऐसे ही रह गया, ठीक है बच्चों। अब देखो जब इस सबको आप सॉल्व करोगे फाइनली, तो सॉल्व करने पर क्या आएगा आपका, सॉल्व करने पर आपका सिंपल सा जो मैंने अभी आपको बताया था वही आएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या देखा, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको रफ कर देते हैं ऊपर वाला, तो फाइनली क्या आया 0.059, ठीक है, मतलब इसको आपने इन तीनों की मल्टीप्लाई की, फिर इससे डिवाइड किया, ठीक है, तो फाइनली इसको भी हम 2 को भी कुछ नहीं कर रहे हैं, इससे डिवाइड किया, तो हमारा क्या आ गया वैल्यू Cu+2Cu अपॉन E0Cu+2Cu, ठीक है, प्लस 0.059 अपॉन 2। इन सबको सॉल्व करके हमारा ये आ गया, इसको हमने भी नहीं छोड़ा है, अभी इसको हमने ऐसे रहने दिया 2 को, n को, फिर यहाँ पे क्या बचा बेटा आपका log 10, यहाँ ऊपर क्या बचा आपका कॉपर +2 अपॉन कॉपर, ठीक है, ये बेटा हमारा इक्वेशन आ गया, ये हमारा नेक्स्ट इक्वेशन फाइनल सॉल्व करके आया, ठीक है। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे है तो माइनस भी आ सकता है, हाँ बिल्कुल आ सकता है माइनस, यहाँ पे कब आएगा माइनस, जब आप इस वाली मेटल्स को ऊपर करोगे, इस वाली को नीचे करोगे, मतलब याद रखना कि जब यहाँ पर प्लस होगा तो आपकी जो है मेटल होगी वो प्लस वाली होगी जिससे प्लस चार्ज होगा, और यहाँ माइनस होगा तो ये वाली मेटल ऊपर पहुँच जाएगी, तो हम इसको माइनस करके ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, ये हमारा, अगर हम इसको माइनस के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, E Cu+2Cu, फिर हमारा क्या है यहाँ पे E0Cu+2Cu माइनस 0.059 अपॉन 2 log 10 Cu अपॉन Cu+2। ये बेटा हमारी नेक्स्ट इक्वेशन आ गई आपकी सॉल्व कर, ठीक है।
तो आपको किसी बेसिकली कॉमन मेटल्स के लिए फाइंड करनी है तो आपको क्या चेंजिंग करना है, यहाँ पर m कर देना, यहाँ पे m+2 कर देना, दैट्स ऑल। तो बेटा ये आपकी क्या आ गई, नेक्स्ट इक्वेशन। ये बेटा हमारी थी नेक्स्ट इक्वेशन जो हमारी कंप्लीट हो गई इसमें, ठीक है। अब इसको मैं आपको चलो एक बार कॉमन मेटल्स के लिए और लिख के दिखा देती हूँ। कॉमन में कुछ नहीं करना बेटा, प्लस माइनस मैंने आपको बता ही दिया कि माइनस कब आएगा, जब ये वाली मेटल्स ये ऊपर आएगी ये नीचे आएगी, और प्लस कब आएगा यहाँ पे, जब प्लस वाली मेटल्स ऊपर आएगी और ऑर्बिटल वाली मेटल नीचे आएगी। तो कॉमन्स के लिए कैसे लिखेंगे इसको हम बेटा, ECu+2Cu इक्वल E0 Cu+2Cu माइनस 0.059/2 log 10 m/m+2। ये कॉमन रिएक्शन हो गई कि हमने इसमें मेटल कॉमन ले ली, कोई मेटल हो सकती है इसमें, राइट बेटा। तो बेटा ये थी हमारी नस्ट इक्वेशन जो कि नस्ट ने दी थी, उसको हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया, ड्राइव कर लिया। फाइनली इससे हम करते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में आपको गिवन होगा, आपको मेटल की कंसंट्रेशन गिवन होगी, तो आप न्यूमेरिकल में डायरेक्ट ये मेथड लगा सकते हैं। इसमें आपको इलेक्ट्रोपोटेंशियल गिवन होगा, या तो ये गिवन होगा या ये वाला गिवन होगा, और आपको इसमें एक कंसंट्रेशन गिवन होगी, तो आप इससे इजीली क्या न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं इस नस्ट इक्वेशन से, ठीक है। अब बेटा हम लोग देखते हैं कि इस नस्ट इक्वेशन से हम लोग कैसे फाइंड करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है दोनों टॉपिक, ठीक है। तो अब हमें इक्वेशन तो पता चल गई, नस्ट इक्वेशन ये है, लेकिन इससे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे फाइंड करेंगे ये हम लिखेंगे, ठीक है। तो बेटा अगला टॉपिक क्या है हमारा, इसी में इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि Kc। वो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, नस्ट इक्वेशन से। क्लियर बच्चों, वही देखते हैं बेटा हम लोग अभी फटाफट से। तो हमने क्या देखा, तो यहाँ पे लिखोगे बेटा, आप क्या लिखोगे, Kc एंड हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, ई सेल। इन दोनों में रिलेशन भी फाइंड करना है। अगला टॉपिक हमारा ये है नस्ट इक्वेशन के बाद। क्लियर, तो हमने क्या देखा, हम फाइंड करेंगे बेटा क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं बेसिकली, सबसे पहले आपने एक डैनियल सेल, हमने लास्ट वीडियो में डैनियल सेल पढ़ा था बेटा, ठीक है। ये हमारा है डैनियल सेल। डैनियल सेल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि भाई कॉपर था, जिंक था, भाई दो हमने हाफ सेल लिए थे, एक में जिंक की रॉड ली थी, एक में कॉपर की रॉड ली थी। तो उसको बेटा हम रिएक्शन के थ्रू कैसे समझाएंगे, देखो Zinc+2 प्लस कॉपर, जिंक से आपका ये था हमारा रिएक्शन एक्चुअल, Zinc+Cu+2 प्लस कॉपर, ये हमारा मिक्स करके रिएक्शन आया था डैनियल सेल के लिए। हमने डैनियल सेल की फॉर्मेशन की थी, उसमें हमने कॉपर और जिंक की रॉड ली थी, उनके दो सॉल्यूशन तैयार किए थे हमने, ठीक है। तो फाइनली आपने क्या देखा, अब बेटा इनके लिए अगर मैं इसके लिए बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालूं, ठीक है, तो कैसे निकालूंगी Kc, भाई ये वाली चीज़ ऊपर आएगी Zn+2 इंटू कॉपर अपॉन ये वाली चीज़ नीचे आएगी। हम लोगों ने पढ़ रखा है इक्विलिब्रियम चैप्टर में क्या, कि जो प्रोडक्ट होता है वो ऊपर आता है, रिएक्टेंट नीचे आता है, तो ये नीचे आएगा बेटा Zn इंटू कॉपर+2 आ गया। अब बेसिकली हमने ये देख लिया, चलो ठीक है। अब ये अभी मैंने बताया था आपको कि इसमें जो आपकी कंसंट्रेशन रहती है वो भाई आपके सॉलिड स्टेट में होते हैं ये दोनों, तो इनका हम वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, क्योंकि सॉलिड स्टेट में है तो इसका वैल्यू आप 1 यूनिटी पुट करोगे तो बेटा क्या बचेगा, Kc इक्वल Zn+2 अपॉन Cu+2। ये हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया, ठीक है। लेकिन इसको हम फाइंड करेंगे नस्ट इक्वेशन से। ये तो हमारा सिंपल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया, सिंपल वाला कि हम ऐसे फाइंड करते हैं, रिएक्शन के जो प्रोडक्ट होते हैं वो ऊपर आते हैं, रिएक्टेंट होते हैं वो नीचे आते हैं। लेकिन वो हमसे कह रहा है कि नस्ट इक्वेशन से फाइंड करो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन, तो उससे हम लोग फाइंड करेंगे इसको। तो बेटा ये मैं इसको रफ कर देती हूँ, ठीक है। अब देखो बेसिकली कैसे फाइंड करेंगे हम लोग इसको, देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोगों ने बेसिकली अब डैनियल सेल पढ़ा था, तो हमने क्या बनाया था बेटा, हमने ये हाफ सेल बनाया था एक आपका, ये हाफ सेल था हमारा, इसमें बेटा हमने जिंक की रॉड ली थी आपकी, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन ZnSO4 लिया था हमने, लिया था नहीं लिया था बोलो। उसके बेटा हमने यहाँ पर ये कॉपर की रॉड ली थी, राइट, यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था हमने, क्लियर, ये हमारा CuSO4 हो गया, क्लियर। और इन दोनों को हमने वोल्टामीटर से जोड़ा था फाइनली, ठीक है, जोड़ दिया था, तभी इन दोनों में रिएक्शंस हो रही थी, रिएक्शन हो रही थी नहीं हो रही थी। फिर बेटा हमने इसके लिए क्या किया था, इसके लिए हमने इसके लिए ई सेल फाइंड किया था,
किया था नहीं किया था। ई सेल में हमने क्या देखा था, इसमें आपका ई कैथोड था माइनस ई एनोड था। हमने ये पढ़ा था लास्ट वीडियो, आप लोग मेरी लास्ट वीडियो देख लेना, मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ा रखा है ये सारा सब कुछ, ठीक है, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो हमने जानते हैं वी नो डैट कि ई सेल इक्वल ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है हम लोगों का, ठीक है। तो कैथोड पे जो हमारा पोटेंशियल था उसको हमने एनोड के पोटेंशियल से माइनस कर दिया था बेसिकली, ठीक है। चलो बात ठीक है बिल्कुल। तो बेटा फाइनली होता क्या है, हमने ये पढ़ा था। अब इक्विलिब्रियम हमें देखना है, इक्विलिब्रियम बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो पता है बेटा क्या होता है फाइनली, देखो होता क्या है, जैसे कि कॉपर है, ठीक है, कॉपर में जो Cu+2 आयंस होते हैं, पहले वो तो ये सॉल्यूशन में होते हैं, फिर उनकी टेंडेंसी होती है रिड्यूस होने की, क्योंकि वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे प्रेजेंट है जिंक से। तो ये Copper+2 क्या करेंगे बेटा, ये धीरे 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 आपके रॉड पर चले जाते हैं, तो रॉड आपकी पॉजिटिव हो जाती है फाइनली। यहाँ पे रॉड पॉजिटिव हो गई तो देन क्या हुआ कि यहाँ से ये जिंक, अब जिंक क्या करता है, जिंक की टेंडेंसी होती है अपने आप को ऑक्सीडाइज करने की, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और फाइनली Zinc+2 में ये सॉल्यूशन के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रॉड पर चले जाते हैं, ठीक है, और रॉड से होते होते धीरे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाते हैं, और फिर यहाँ पे बेटे आपका सॉल्ट ब्रिज भी लगा होता है, मैंने बताया था, मैंने वीडियो बनाया है सॉल्ट ब्रिज पे। तो फाइनली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो आते हैं तो ये आपका कॉपर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, रिड्यूस हो जाता है। तो बेसिकली होता क्या है बेटा कि यहाँ पर जो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल होता है ये तो बेटा आपका क्या धीरे धीरे आपका हाई होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और एक आपका पोटेंशियल दूसरा जो होता है बेटा कि एक आपका ये लो होना शुरू हो जाता है, इसका पोटेंशियल लो होना शुरू हुआ, इसका हाई, है ना, ये भाई कॉपर है ये जिंक है, तो इसका पोटेंशियल पहले दोनों, इसका पोटेंशियल धीरे धीरे हाई होना शुरू हो गया, क्योंकि कॉपर में की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस करके वो कॉपर में चेंज हो जाता है, इसका बेटा लो हो जाता है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे कंडीशन ऐसी आती है कि इस जिंक का भी रिडक्शन पोटेंशियल धीरे धीरे इसके इक्वल में आ जाता है, यानी कि दोनों हमारे पोटेंशियल किस में आ जाते हैं, इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, दोनों पोटेंशियल। तो सभी दोनों पोटेंशियल स्टार्टिंग में तो इसका हाई होगा इसका लो होगा, तो हम क्या करेंगे स्टार्टिंग में तो इसका हाई दिखा दो, ठीक है, इसका हाई दिखा दो, इसका लो दिखा दो, पोटेंशियल दिखा दिया। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये लो वाला भी धीरे धीरे इसके कंपेयर में हो जाएगा, है ना, दोनों इक्वल में आ जाएंगे, इक्वल में आ जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। तो बेटा इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, जो इनका ई सेल है ना बेटा, ई सेल, जो इनका ई सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है आपका, वो इक्विलिब्रियम पे जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ई सेल इसका 0 हो जाएगा, इसका ई सेल। हमें यही बात आपको समझानी थी, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या देखा बेटा, यहाँ पे यही चलेगा। तो हमने क्या देखा कि फाइनली यहाँ पे धीरे धीरे जिंक क्या हो रहा था, इसका लो हो रहा था, है ना, इसका हायर हो रहा था पोटेंशियल रिडक्शन। तो एक कंडीशन ऐसी आई कि दोनों बाद में इक्वल हो गए और मतलब इक्विलिब्रियम पर आ गए, तो उनका ई सेल क्या हो जाएगा बेटा 0, ठीक है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, क्लियर। तो बेटा इस ई सेल 0 को फिर हम कहाँ पुट करेंगे, इसको हम पुट करेंगे नस्ट इक्वेशन में, जो हमने अभी नस्ट इक्वेशन ऊपर फाइंड की थी। तो हमारा इसमें क्या आ जाएगा बेटा, हमारा इसमें आ जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्लियर। बेसिकली हम क्या देखेंगे, तो यहाँ पर बेटा अभी जो हमने नस्ट इक्वेशन लिखी थी, तो फाइनली उस नस्ट इक्वेशन को हम क्या करेंगे, लिखते हैं यहाँ पर और उससे फाइंड करते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है बेटा। तो इसमें देखो बेटा आपका क्या थी नस्ट इक्वेशन, ई सेल इक्वल ई नॉट, ये तो थी ई सेल इक्वल ई नॉट सेल, राइट बच्चों। फिर आपका था क्या था बेटा, तो यहाँ पर आप माइनस वाला लोगे प्लस वाला, चलो कोई सा भी ले लेते हैं, चलो माइनस वाला ही ले लेते हैं हम लोग, है ना। तो हम इसको ई सेल को हम बेसिकली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने आपको वहाँ बताया था कि जो ऊपर मेटल होती है आपकी पॉजिटिव वाली, तो वहाँ पे आपका होता है ऑक्सीडेशन, नीचे मेटल होती है आपकी रिडक्शन वाली, वहाँ आपका होता है रिडक्शन। फिर नीचे मेटल आपकी कैसी है, न्यूट्रल, तो वो होगी आपकी रिडक्शन, और प्लस वाले मेटल क्या होगी आपकी ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और वैसे भी लिख सकते हो। तो इसको हमने क्या लिखा बेटा, यहाँ पे हमने इसको शॉर्ट में लिख दिया कि ई नॉट सेल माइनस, अब यहाँ मैंने डायरेक्टली वैल्यू 0.059 नहीं लिखी, आप चाहे तो लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, 0.059 अपॉन n log 10, और यहाँ पे बेटा क्या होता है ऑक्सीडेशन, ऊपर क्या आता है ऑक्सीडेशन, नीचे क्या आएगा रिडक्शन, कोई इशू नहीं है इसमें, समझ जाओगे आप लोग,
क्यों इश्यू क्यों नहीं है? क्योंकि भाई ऑक्सीडेशन हो रहा है ऊपर, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन ऊपर हो रहा है तब तो हम ऊपर प्लस, मतलब ऑक्सीडेशन ऊपर हो रहा है, रिडक्शन हो तो है माइनस आ रहा है, ठीक है, इसको हम रिवर्स करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, दैट्स ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं ऑक्सीडाइज आयन और रिड्यूस आयन, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर। अब बेटा देखो बेसिकली हमने क्या देखा, चलो अब ये हमारा हो गया। अब एक बात सुनो बच्चों, यहाँ पर अगर मैं इसका वैल्यू 0 लगा देती हूँ, इसका वैल्यू मैं 0 लगा दूँ, ठीक है, तो मैंने इसको ई सेल 0 कर दिया यहाँ पर, तो बेटा यहाँ पर 0 करोगे फाइनल तो क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल है ना -0.059 अपॉन एन log 10 ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा। अब बेटा इसको उधर प्लस में ले जाओ, इसे प्लस में ले जाओगे तो फाइनली क्या होगा, ठीक है। अब मैंने इसको रफ कर देती हूँ बेटा, इसको आप इधर किस में ले जाओगे, प्लस में ले जाओगे फाइनली, तो प्लस में लेके जाओगे फाइनली तो बेटा क्या होगा, देखो इसको मैं यहाँ प्लस में ले जाऊँ बेटा उठाकर, ले जाओ तो आपको क्या बचेगा, ई सेल ई नॉट सेल इक्वल, ये तो 0 हो गया, ये प्लस में चला गया आपको उस साइड 0.059 अपॉन एन log 10, तो यहाँ पे मैंने जिंक और कॉपर की तो मतलब मेटल लिए थे, तो ऊपर कौन आएगा ऑक्सीडाइज वाला, नीचे कौन आएगा रिड्यूस वाला, तो मैं इसकी जगह बेटा ये भी लिख सकती हूँ ना, जिंक +2 और अपॉन में रिड्यूस कौन हुआ था इसमें कॉपर आयंस, तो जो आयंस रिड्यूस हो रहा है, फिर जिंक आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है तो जिंक ऊपर आ गया, और कॉपर क्या आपका रिड्यूस हो रहा है, कॉपर नीचे आ गया Cu+2। ये बेटा हमारा आ गया नहीं आ गया, बोलो बोलो। और हम अब हमारा ई नॉट सेल इक्वल आ गया, और जो ये वाला बेटा वैल्यू है, ये वाला वैल्यू हमने स्टार्टिंग में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड किया था किसी भी इक्वेशन के लिए, तो हमारा Kc इक्वल टू क्या आया था, यही तो आया था हमारा Kc इक्वल टू, आया नहीं आया बोलो। तो इसको क्या हम इसकी जगह हम क्या Kc पुट नहीं कर सकते हैं भाई, बिल्कुल कर सकते हैं Kc, हमने स्टार्टिंग में यही पढ़ा था। हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा, अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था कि Kc फाइंड करते हैं किसी भी रिएक्शंस के लिए, तो प्रोडक्ट ऊपर आते हैं रिएक्टेंट नीचे आते हैं। उसमें जो हमारी मेटल्स आपकी नॉन आयंस वाली थी, न्यूट्रल थी, उनको हमने उनको कंसंट्रेशन 1 माना था, तो फाइनली हमारा ये आया था। तो बेटा इसकी जगह हम क्या Kc पुट नहीं कर सकते, तो हमारा क्या आ गया, ई सेल इक्वल 0.059 अपॉन एन log 10, ये हमारा हो गया Kc। ये बेटा हमारा आ गया Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन, राइट बच्चों। अब बेसिकली हम लोग ये हमने फाइंड कर लिया भाई, हमारा ये फाइंड हो गया। अब देखो बच्चों हमने 2 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए इसमें, राइट, हमने क्या कर लिए इसमें 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए, एक हमने नस्ट इक्वेशन कंप्लीट कर ली और एक हमने क्या कंप्लीट कर लिया इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन, और ई नॉट सेल और Kc में रिलेशन भी आ गया आपका, आ गया। अब बेटा इसका अगला जो है, इसका जो अगला हमारा टॉपिक है वो भी पढ़ लेते हैं, जिसको फिनिश करते हैं, कि जो आपकी गिब्स फ्री एनर्जी होती है, ठीक है, डेल्टा जी, और आपका ई नॉट सेल, अभी हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ई नॉट सेल में रिलेशन। अब हम पढ़ेंगे गिब्स फ्री एनर्जी एंड आपका ई नॉट सेल में क्या रिलेशन है। तो बेटा अगला टॉपिक हमारा वही है, गिब्स फ्री एनर्जी एंड ई नॉट सेल। क्लियर बच्चों, देखो अब कैसे पढ़ेंगे इसको, हम इसको बेसिकली हम लोग देखेंगे। देखिए गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, किसी के पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, तो वो एनर्जी हम किस में यूज करते हैं, अपना वर्क डन करने में, ठीक है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं किसी सेल के लिए, तो आपका जो हमने सेल पढ़े थे कि सेल में क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, यही तो पढ़ा था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इन केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। तो हमने बेसिकली क्या देखा कि जो आपके सेल के पास एनर्जी है, सेल के पास एनर्जी किस टाइप की है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो सेल में कुछ वर्क डन होगा, ठीक है। तो वही चीज हम देखेंगे कि हमने क्या देखा कि इन गैल्वेनिक सेल क्या होता है बेटा, आपके उसके पास गैल्वेनिक सेल पे क्या होती है, एनर्जी होती है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, कौन सी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है बेटा।
इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज वो किस में करता है भाई, सेल वर्क डन करने में ऑब्वियसली, तो वर्क डन करेगा, राइट बच्चों। और वर्क डन का फार्मूला फिजिक्स में आपने खूब पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप पढ़ लेना अभी। क्या होता है बेटा वर्क डन का फार्मूला, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है फार्मूला ये वाला, ये तो पढ़ रखा होगा आपने, तो आपने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा कि V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो क्या इससे हम वर्क डन नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं, निकालो इसको मल्टीप्लाई में ले जाए हम यहाँ पर, तो क्या बचेगा, W इज इक्वल टू V इंटू क्यू, बच गया बेटा, ठीक है। अब देखो, अब फाइनली यहाँ पर वर्क डन हो रहा है, ठीक है। W क्या है, वर्क, V क्या है हमारा, पोटेंशियल, इसको हम E से भी शो कर सकते हैं, E से। Q क्या है हमारा बेटा, यहाँ पे Q को देखो बेटा, Q हमारा होता है, वैसे बेसिकली हम चार्ज बोलते हैं, तो बेटा हमारा जो Q का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Q इज इक्वल टू एन ही होता है बेटा हमारा, होता है नहीं होता है। अब देखो Q इज इक्वल टू एन ही होता है, तो क्या हम n की जगह क्या, n हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया और E हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, तो यहाँ पर क्या, अब नंबर ऑफ मोल्स हो गया, यहाँ पर n आपका नंबर ऑफ मोल्स, 1 मोल के लिए 2 मोल के लिए, मतलब यहाँ पर जो Q होगा चार्ज वो मोल के फॉर्म में होगा, 1 मोल 2 मोल 3 मोल, ठीक है। तो यहाँ पे Q क्या है हमारा, ये देखो, अब 1 मोल के लिए हमारा यहाँ पे कितना होता है, 1 मोल 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू E कितना होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1.6 इंटू 10 की पावर -90 कूलम। अब बेटा इन दोनों की मल्टीप्लाई हम कराते हैं, फाइनली 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है बेटा ये हमारी, तो फाइनली होता क्या है बेटा, तो फाइनली ये होता है कि Q इज इक्वल टू हमारा आ जाता है बेटा यहाँ पे 96500 कूलम, ये बेटा हमारा Q का वैल्यू आ गया, आगे नहीं आ गया, तो ये Q का वैल्यू यहाँ से आया 96500, ये ऐसे आया, इसको हम कहते हैं फैराडे कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आ गया आपका, तो बेटा ये 1 मोल के लिए, मतलब ये 1 मोल 1 फैराडे हो गया, ये आपका 1 फैराडे, यहाँ लिख सकते हो शॉर्ट में 1 फैराडे, ठीक है। अब फाइनली हमारा ये आ गया, तो अगर हम ये भी पुट कर सकते हैं यहाँ पे Q की जगह क्या, अब देखो इसी फार्मूला पुट करेंगे भाई, Q का हमारा फार्मूला होता है NE के सामने ये हमने 1 मोल का वैल्यू पुट कर दिया, E का हमने चार्ज लगा दिया, ये सॉल्व होके आ गया। अब हम इसके लिए क्या पुट कर सकते हैं, ये भी देखो बेटा फटाफट से देखो बेटा, इसकी जगह हम लोग पुट क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे Q इज इक्वल टू NF पुट कर दें हम लोग, ये पुट कर सकते हैं ना, Q इज इक्वल टू हमारा NF, F हमारा वैल्यू ये वाला आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप पुट करोगे तो यहाँ पे N क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल, F क्या आपको पता है, फैराडे कांस्टेंट, ठीक है बेटा। अब देखो लेकिन नंबर ऑफ मोल चेंज हो सकता है आपका, अब इस Q का वैल्यू क्या हम इस वाले फॉर्मूला में पुट नहीं कर सकते, W इज इक्वल टू V इंटू Q में कर दो पुट, W इज इक्वल टू V की जगह हम E लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं बेटा, E इंटू, और इस Q की जगह क्या पुट करेंगे हम लोग, NF, तो बेटा हमारा W इज इक्वल टू क्या आ गया, NFE आया नहीं आया, वर्क डन, बोलो आ गया हमारा, वर्क डन आ गया, देख लो। तो यही हम फाइंड करना चाह रहे थे कि किसी भी गैल्वेनिक सेल में जो उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो उसके वर्क डन करने में यूज होती है। वर्क डन फार्मूला फिजिक्स में होता है आपका W इज इक्वल टू V इंटू क्यू, और Q इज इक्वल टू NE भी होता है, तो Q इज इक्वल टू NE से हमने ये फाइंड किया, ये हमारा फैराडे का वैल्यू आ गया, इसे हम कहते हैं फैराडे कांस्टेंट। फिर हम Q इज इक्वल टू यहाँ पर क्या लगा सकते हैं बेटा, Q इज इक्वल टू NF भी लगा सकते हैं मोल्स के लिए, भाई हमने ये तो हमने फैराडे फाइंड कर लिया, लेकिन हमें मोल्स हमारे कितने भी हो सकते हैं, 1 मोल 2 मोल, तो हमने यहाँ पे N लगा दिया नंबर ऑफ मोल, तो NF हो गया। तो इस Q का वैल्यू हमने इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दिया बेटा NF, और V की जगह हम यहाँ बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोपोटेंशियल की, तो हम V की जगह क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पर E, तो हमारा बेटा वर्क डन क्या आ गया यहाँ पर NFE, ठीक है। अब एक बात बताओ, वर्क डन आ गया, क्लियर। अब बेटा जो आपको हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी है बेटा, थर्मोडायनामिक्स चैप्टर हम पढ़ते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है वैसे तो वो, तो थर्मोडायनामिक्स में हम लोगों ने बेसिकली देखा है कि किसी भी कोई भी मतलब रिएक्शन 2 टाइप्स की होती है, कि स्पॉन्टेनियस एक नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है, वो अपने आप ही हो जाती हैं, नेचर में अपने आप हो रही हैं, हमें कराने नहीं पड़ रही। और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या होती हैं, जिन्हें हमें कराना पड़ता है, ठीक है।
तो जब आपकी थर्मोडायनेमिक्स में दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं तो उनके लिए बेटा गिब्स फ्री एनर्जी होती है ना। अगर जो रिएक्शंस स्पॉन्टेनियस हो रही हैं, अपने आप हो रही हैं, तो उनके लिए जो गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू होता है बेटा वो माइनस में आता है। ये आपने अच्छे से पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स में, राइट। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है कि वर्क डन जो होगा वो इक्वल होगा एनर्जी के। हम लोग पढ़ते नहीं पढ़ते हैं कि वर्क डन को हम एनर्जी भी कह देते हैं ना, उसका वर्क करने की टेंडेंसी जो उसमें कितनी एनर्जी अवेलेबल है, तो ये W आपके गिब्स फ्री एनर्जी के इक्वल होगा। और चूंकि ये रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस हो रही है ना, वर्क डन इसमें है ना, ऑटोमेटिक एनर्जी के पास अवेलेबल है, तो यहाँ पर आपकी स्पॉन्टेनियस के लिए यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, G का नेगेटिव आएगा। तो वही चीज बेटा हमें समझनी है थोड़ी सी, ठीक है। इसको बेटा रफ कर दे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वीडियो लंबा है, डोंट वरी, लेकिन आज हम इस वीडियो में कई टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे इसमें बेटा कि थर्मोडायनामिक्स में हम लोग पढ़ते हैं इन थर्मोडायनामिक्स है ना, 4 स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल माइनस वैल्यू, यही तो पढ़ा है हमने। डेल्टा जी क्या, गिब्स फ्री एनर्जी माइनस होता है, ठीक है। क्योंकि एनर्जी ये रिएक्शन खुद से हो रही है तभी तो वर्क डन हो रहा है बेटा, ये खुद ही हो रही है ना रिएक्शन, तो इसके लिए डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव हो गया। तो क्या हम डेल्टा जी की जगह यहाँ पे ये पुट नहीं कर सकते वर्क डन की जगह बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं, कर दो डेल्टा जी, इसका माइनस यहाँ चला जाएगा इसके पास में, तो क्या आएगा -NFE। देखो ये बेटा आ गया हमारा रिलेशन गिब्स फ्री एनर्जी एंड वर्क डन में आ गया नहीं, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस, इसमें बेटा न्यूमेरिकल बहुत आता है, इस पे भी न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। तो इसको मत भूलना आप लोग, क्लियर। अब देखो बेटा ये बताने की जरूरत तो नहीं है आपके लिए भाई, यहाँ पे N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, F क्या है, फैराडे कांस्टेंट, E क्या है आपका इलेक्ट्रोपोटेंशियल, G क्या है आपका गिब्स फ्री एनर्जी, ये बताने की कोई नीड नहीं है मेरे को, मैंने बता दिया आपको, एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे हम स्टैंडर्ड हाइड्रो इलेक्ट्रोपोटेंशियल के लिए फाइंड करेंगे, मतलब स्टैंडर्ड की बात हो रही है, तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा G0, यहाँ -NFE0, यही तो हो जाएगा बेटा स्टैंडर्ड के लिए, कोई ज़्यादा चेंज तो नहीं होगा। तो बेटा ये आपका हो जाएगा स्टैंडर्ड के लिए, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है बेटा। अब देखो बेसिकली, अब एक बात बोलो बेटा, अब हमने ये तो फाइंड कर लिया, गिब्स फ्री एनर्जी हमने फाइंड कर ली, पहले हमने वर्क डन फाइंड किया, वर्क डन का फार्मूला लगाया, उस वर्क डन को हमने बोला कि वो गिब्स फ्री एनर्जी के इक्वल होता है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस के लिए -G होता है, तो हमने उससे गिब्स फ्री एनर्जी भी फाइंड कर ली, तो हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं बेटा। अब हमें फाइंड क्या करना है, इस गिब्स फ्री एनर्जी और हमने जो E0 सेल अभी फाइंड किया था ऊपर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर्म में, उसमें हम इसका वैल्यू पुट करेंगे, देन हमारा फिनिश, ठीक है बेटा। चलो इसको रफ करते हैं हम अभी। तो हमने क्या देखा बेटा, बेसिकली हमारा इक्वेशन क्या आया था ऊपर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड आपका इलेक्ट्रोपोटेंशियल स्टैंडर्ड वाले में क्या रिलेशन आया था, E0 सेल अपॉन इज इक्वल टू 0.059 अपॉन n log 10, और यहाँ पर बेटा क्या आया था आपका, यहाँ आपका आया था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, मतलब यहाँ पर हमने लॉग केसी ले लिया था, मतलब हमने जो अपॉन में था उसको हमने केसी के इक्वल मान लिया था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर्म में ये ले लिया था हमने बेटा, ठीक है। अब सुनो बेटा, E0 सेल इक्वल हमारा ये होता है, ठीक है। तो क्या इस E0 सेल का वैल्यू हम यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं, इसकी जगह पे लगा सकते हैं ना, तो एक रिलेशन आ जाएगा हमारे पास। चलो मैं इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इसको मैं यहाँ पर नहीं उसके फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, 0.203 RT के फॉर्म में, मतलब मैं इसको मैं वैल्यू पुट नहीं भी करूँ तो ये हो जाएगा ना आपका, ये भी लिख सकते हैं इसको हम, क्यों लिख सकते बच्चों, अरे वो मैंने सॉल्व करके लिखा था, मैंने उसमें R का, T का, F का वैल्यू लगा के इससे मल्टीप्लाई करा के सॉल्व किया, मैं वैसे नहीं लिख रही, मैंने इसको ओपन करके लिख दिया 2.303, ये लॉग में चेंज करने का वैल्यू है, एंड RTNF इंटू लॉग केसी आपका क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया, राइट। अब क्या ये वाला वैल्यू, जो ये वैल्यू हम क्या यहाँ पे पुट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, तो कीजिए बेटा। तो क्या करोगे बेटा फाइनली आप यहाँ पे सबसे पहले इस वाले इक्वेशन से, ठीक है, लेकिन हमें स्टैंडर्ड वाली देखनी होगी, ये आपकी स्टैंडर्ड के लिए है ना, तो हमें स्टैंडर्ड वाली देखनी है।
तो क्या इस वाली इक्वेशन से हम यहाँ पर ई का वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारा क्या आएगा बेटा, ई नॉट इक्वल डेल्टा जी नॉट अपॉन माइनस का एन एफ, आएगा नहीं आएगा। अब इस ई की जगह क्या हम ये वाला वैल्यू पुट नहीं कर सकते लंबा सा यहाँ पर, बिल्कुल कर सकते हैं, कर दो बेटा फटाफट से। तो करो बेटा, यहाँ पे ये वाला वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे आप, ये वाला 2.303 RT लॉग, थोड़ा कंसिडर हो गया ना, थोड़ा इसको उधर लिख लेते हैं। देखो बेटा इस वाले वैल्यू से हमने क्या करा, इसके अपॉन में ये ले आए हम लोग डेल्टा जी नॉट अपॉन माइनस का एन एफ, और ई नोट का वैल्यू जो हमारा यहाँ पे ये गया था, ये ई नोट का वैल्यू यहाँ से ये वाला पुट कर दो बेटा यहाँ पर, ठीक है, कर दे 2.303 RT अपॉन एन एफ लॉग 10 KC इक्वल। देखो बेटा यहाँ आपका एन एफ से एन एफ कैंसिल हो गया, हुआ नहीं हुआ कैंसिल, देखो यहाँ से क्या बचा डेल्टा जी नोट, ये माइनस आपका यहाँ पहुँच गया, माइनस यहाँ से क्या बचा 2.303 RT एंड लॉग 10 KC। लो बेटा ये आ गया रिलेशन आपका, बोलो रिलेशन आया नहीं आया, ठीक है। तो बेसिकली बेटा हमें यही तो फाइंड करना था, हमें पहले गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी थी, फिर गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रिलेशन होता है वो फाइंड करना था बेटा, वो हमने फाइंड कर लिया। तो हमने एन से एन कैंसिल किया, ये माइनस बेटा इसके इक्वल में यहाँ आ गया 2.3 RT लॉग KC, ये चीज़ आपकी यहाँ आ गई। तो बेटा ये स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी की फॉर्म एंड आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशन आ गया बेटा। तो ये हमारा टॉपिक आज का फिनिश हो गया बेटा। तो इसमें बेटा इस पे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, देखो नस्ट इक्वेशन पे न्यूमेरिकल आते हैं, फिर नस्ट इक्वेशन फ्रॉम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन उस पर न्यूमेरिकल आता है, फिर आपका मैंने जो वर्क डन का फॉर्मूला कराया था गिब्स फ्री एनर्जी है ना, उस पर न्यूमेरिकल आ जाता है, और इस पे भी न्यूमेरिकल आता है कि गिब्स फ्री एनर्जी स्टैंडर्ड वाली और उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में जो रिलेशन है उस पे भी न्यूमेरिकल आता है। तो ये बेटा फार्मूला आपका अच्छे से इसको लर्न कर लेना, ठीक है। तो बेटा ये हमारा आज का टॉपिक सारा फिनिश हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है आप तो मुझसे पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमारा आपको दिख रहा हुआ, नहीं दिख रहे तो आप वीडियो को जूम करके बार बार कई बार ओपन करके देख सकते हैं। ये हमारा रिलेशन आ गया यहाँ पर इस इक्वेशन से, इसको हम कैंसिल कर दे, ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स ये आपके मैंने आज इस वीडियो में 3 टॉपिक्स कवर करा दिए, एक आपका नस्ट इक्वेशन एंड सेकंड था आपका नस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन एंड थर्ड आपका था बेटा कि गिब्स फ्री एनर्जी को कैसे फाइंड करेंगे, यानी गिब्स फ्री एनर्जी को निकालना था हमें, फिर हमें गिब्स फ्री एनर्जी और हमें जो क्या उसमें आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल, उन दोनों में क्या रिलेशन है वो हमें इक्वेशन हमने फाइंड कर ली यहाँ पे बेटा, ये सॉरी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और गिब्स फ्री एनर्जी में क्या रिलेशन है वो हमने फाइंड कर लिया, उसका फार्मूला आ गया बेटा। इन तीनों फार्मूले को आप अच्छे से लर्न करना, इन पर न्यूमेरिकल्स कर देखना, इस पर न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, राइट। और जो जितने भी आपको जहाँ मिले आप करके, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते, आसान होते हैं न्यूमेरिकल्स। तो स्टूडेंट सॉरी आज का वीडियो बहुत लंबा है, लेकिन मैंने इसलिए आज मतलब आपको एक ही बार में इसलिए मैंने सारा करा दिया कि आपका चैप्टर ही काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए इस लॉन्ग वीडियो में मैंने आपके 3 टॉपिक्स एक साथ कवर करा दिए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ स्टूडेंट्स आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में आपका एक्सप्लेन कर दूंगी। और बाकी इस वीडियो को अच्छे से देखना, शेयर करना, लाइक करना और इसको अच्छे से मतलब रीड करना, कई बार रिवाइज करना, आपको बहुत ईजी लगेगा ये चैप्टर, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर का भी। अभी आपका थोड़ा ही चैप्टर और रिमेनिंग पोर्शन है इसमें, आपका 1 या 2 वीडियो का मतलब मैक्सिमम और चैप्टर है, ये ज़्यादा नहीं है, या तो 1 में कवर हो जाएगा या फिर 2 में कवर हो पाएगा, तो इसको हम फिनिश करेंगे, देन आपका फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट अगर आपको इसमें कोई भी डाउट्स हो, क्वेरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, बाकी हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यू टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू।